हेलो स्टूडेंट्स। ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द सेंस कि आपने काफी प्रिपरेशन की होगी और इस टाइम पे ऑलमोस्ट आप फुली प्रिपेयर्ड होगे। बट फिर भी मैंने बोर्ड के पास्ट ईयर्स के पेपर से ही ये क्वेश्चंस निकाले हैं, जिनमें मुझे लगता है कि आप थोड़ी सी भी कहीं कुछ गलती ना कर दो। तो आपका पहला क्वेश्चन है इसमें कि राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फोर्स per unit length between two parallel thin current carrying wires with diagrams, hence define 1 ampere current। ठीक है ना? तो इसमें देखो आपको करना क्या है। आपने दोनों वायर्स में सेम डायरेक्शन में करंट ली, दोनों बीच की डिस्टेंस डी रखी, और एक वायर के बिल्कुल दूसरे वाले वायर में के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड बी निकाली। मी नॉट बाई 2 पाई इंटू आई वन अपॉन वॉट डी। और वो मैग्नेटिक फील्ड करंट अगर मानो कि अपर डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या आ गई, इस वायर की वजह से या आपकी मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड्स आ गई, इनवर्ड्स। अब इसके ऊपर वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है, इसमें करंट I2 है, इसमें I1। इसके ऊपर फोर्स निकाला BIL, बी इसका वाला यूज किया, आई इसका वाला LN, इसके LN में फोर्स आ गया। ऐसे ही इसके जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी निकाली, और फर्स्ट वायर इसके मैग्नेटिक फील्ड में है, उससे उसके ऊपर BIL फोर्स लगाया, निकाला, और लेफ्ट हैंड से डायरेक्शन निकाला तो दोनों के ऊपर फोर्स क्या आ गया, आप देखोगे अट्रैक्टिव आ गया। फोर्स क्या आ गया, अट्रैक्टिव आ गया। और इससे फिर आप जो है कि यूनिट लेंथ का फोर्स निकालोगे। अब इसके बाद जब 1 एम्पियर करंट कैसे डिफाइन करोगे, आप लेंथ तो आपने यूनिट लेंथ ले ली, डी के लिए आप क्या करो, 1 ले, डी के लिए 1 ले लो, और I1 I2 के इक्वल कर दो, 1 एम्पियर कर दो। फिर जो फोर्स आएगा कितना आएगा, मी नॉट बाई 2 पाई आ जाएगा। मी नॉट बाई 2 पाई मीन्स और 2 into 10⁻⁷ तो दैट मीन्स कि आप डिफाइन करोगे कि अगर दो वायर्स इनफाइनिट लॉन्ग पैरेलल करंट के वायर्स में 1 एम्पियर करंट है, और वो दोनों एक दूसरे से 1 मीटर से सेपरेटेड है, तो उनके अगर पर यूनिट लेंथ पे दोनों में एक अट्रैक्टिव फोर्स है 2 into 10⁻⁷, तो उस केस में करंट विल बी 1 एम्पियर, राइट। अब आप देखोगे, अच्छा यही मैंने इसलिए स्पेस लिखा। अगर मान लीजिए वेक्टर फॉर्म में लिखना होता तो जब आप इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ लिखते तो वो माइनस के कैप के राउंड होती, आप माइनस के कैप के साथ। फिर इसकी जब आप लेंथ लेते, इसकी एल लेंथ पे फोर्सेस का एल वेक्टर किस ओर लेते, आप एल वेक्टर जे के राउंड लेते, जे कैप के राउंड, एल जे कैप। ऐसे ही ठीक है ना? तो बी आई एल, अब आप आई एल क्रॉस बी, अब एल क्रॉस बी करके फोर्स निकालोगे तो वही डिटर्मिनेंट के थ्रू आप वेक्टर आई एल क्रॉस बी निकालोगे। ऐसे ही इसके लिए लेते हैं तो इसकी मैग्नेटिक यहाँ पे अपवर्ड्स आती है, वो प्लस के कैप के अराउंड होती है। ठीक है ना, वेक्टर फॉर्म में अगर करने के लिए नाउ से define magnetic susceptibility of a material, name the two elements, one having positive susceptibility and the other are having negative susceptibility। मैंने भी आपको कुछ दिनों पहले जेई मेन के लिए ससेप्टिबिलिटी के बारे में सब कुछ बताया था, किसके लिए पॉजिटिव है किसके लिए निगेटिव है। ठीक है ना? तो आप उस चार्ट को अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप मुझे फिर से चैट में डाल देना और मैं आपको फिर से भेज दूंगा। और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की डेफिनेशन भी तब मैंने उसमें बताई थी, तो आप उसे देख लेना। ये क्वेश्चन मैंने स्पेशली आपकी नोटिस में लाया, ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है और कई बार रिपीट हुआ है। इज दैट क्लियर? तो ससेप्टिबिलिटी की डेफिनेशन भी, ससेप्टिबिलिटी किसके लिए पॉजिटिव है और ससेप्टिबिलिटी किसके लिए निगेटिव है, वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस नॉट ओनली ससेप्टिबिलिटी, तीन चीजें, ससेप्टिबिलिटी भी और आपको रिलेटिव परमिबिलिटी भी, ठीक है, रिलेटिव परमिबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी, इनकी वैल्यूज आपको तीनों की क्या होगी, पैरामैग्नेटिक के लिए, फेरोमैग्नेटिक के लिए, डायमैग्नेटिक के लिए, ये आपको तीनों के लिए आना चाहिए। बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, electromagnetic wave with frequency even is suitable for used to remote control of TV। तो टीवी के रिमोट कंट्रोल के लिए आप कौन सा वो यूज करते हो, IRS है ना। फिर ये क्रिकेट वाले के लिए कि V2 न्यू2 इज यूज्ड फॉर द डिटेक्टिंग द स्पीड ऑफ ए क्रिकेट बॉल। रेडार में जो वेव्स यूज करते हैं माइक्रोवेव्स, है ना, रेडार में जो वेव्स यूज करते हैं वही माइक्रोवेव्स। और नीचे suitable for destroying the what बैक्टीरिया। तो एंटीबैक्टीरियल के लिए कौन सी यूज करते हो आप, यूवी रेज। ठीक है, मतलब ये मे भी ये छोटी छोटी चीजें होती हैं तो आपकी नोटिस में मैंने ला दी।
सो दैट कि आपको वहां पे फिर सोचना ना पड़े या सडनली अरे मुझे तो ये नहीं आता, ऐसी चीज ना हो, राइट? नाउ सी, next is state impaired circuit law. Using this law, derive the expression for the magnetic field to the infinite long state current carrying wire. ये आसान सा है, आई थिंक उन्होंने गलत अपलोड कर दिया, ठीक है। और ये ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द कोर ऑफ ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड, ये भी इजी है, ठीक है ना। ये आई थिंक मैंने दिया नहीं होगा, उन्होंने अपलोड कर दिया। इट्स इजी कि मतलब इसमें स्पेशली क्या दिखाना होता है, सेंटर वाले पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड बहुत हाई यूनिफॉर्म, फिर आप सेंटर में अगर बी, सेंटर के आसपास मिडवे में अगर बी है, तो किनारे वाले पार्ट में क्या होगा, बी बाई टू, और इसके बाहर वाले पार्ट में क्या होगा, ऑलमोस्ट जीरो होगी मैग्नेटिक बी। और साथ में एंट्री के टाइम पे और एंट्री के टाइम पे करंट प्रॉपरली मार्क करोगे। अगर एंट्री पे करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ होगा, दूसरा वाला साउथ होगा। एंट्री वाले में करंट अगर क्लॉकवाइज है तो साउथ होगा और दूसरा वाला नॉर्थ होगा। नाउ से डिफाइन मास डिफेक्ट, कैलकुलेट द मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियन ऑफ ए नाइट्रोजन। तो मास डिफेक्ट क्या होता है, जो थियोरेटिकल मास होगा न्यूक्लियस का, मतलब अगर मान की एटम है एक्स ए जेड, मतलब उसमें न्यूक्लियस का टोटल न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का टोटल कितना ए है, और जेड है प्रोटॉन्स का नंबर। तो प्रोटॉन का मास पता है तो आप जेड एन पी प्लस ए माइनस जेड एम एन से थियोरेटिकल मास निकालोगे। और न्यूक्लियस का मास अलग से दे रखा होगा, तो उसमें से अगर आप न्यूक्लियस के मास को सपरेट करोगे तो दैट इज व्हाट, दैट इज कॉल्ड द मास डिफेक्ट बोलते हैं उसे, ठीक है ना। अब फिर इसके बाद की कैलकुलेट द मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ए नाइट्रोजन न्यूक्लियस। इसमें देखो जेड का नंबर 7 है, तो 7 MP आपको प्रोटॉन का मास दे देंगे वो लोग। देखो प्रोटॉन का मास गिवन है, मास ऑफ द न्यूट्रॉन भी गिवन है, तो 7 ही न्यूट्रॉन्स हो गए, तो +7 Mn माइनस वॉट, मास ऑफ द न्यूक्लियस, उसे सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये आपका क्या आ गया, मास डिफेक्ट आ गया। अब निकालना है कि मास डिफेक्ट इन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूट्रॉन। तो जो मास डिफेक्ट आया एमयू में है, उसे 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई करो, या आपकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी आ गई, और उसे 14 से डिवाइड कर दो, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूट्रॉन आ जाएगी। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ से प्योर सेमीकंडक्टर लाइक जर्मेनियम और सिलिकॉन में डोप्ड विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सुटेबल इम्प्योरिटी बिकम एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इसमें इनका क्वेश्चन ये है कि पी एन जंक्शन डोपिंग विद सुटेबल इम्प्योरिटी, द टू प्रोसेस डिफ्यूज एंड ड्रिफ्ट, ये इसका केवल वो होगा, डिस्क्रिप्शन होगा। और इस पे बेस्ड जो मतलब वही पी एन जंक्शन, जब आप इंट्रिंसिक से एक्सट्रिंसिक बनाते हैं तो उसके लिए। अब आप देखो इसमें, when germanium is doped with the pentavalent impurity, the energy required to free the weakly bound electron from the dopant is, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। जर्मेनियम को आपने पेंटावेलेंट दैट मींस कि फास्फोरस टाइप के एटम से क्या करा आपने, इसे फास्फोरस टाइप के एटम से आपने इसे वो किया हुआ है, डोप किया हुआ है। तो बच्चों देखो कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें होता क्या है कि जो फास्फोरस का एनर्जी लेवल है, वो ध्यान याद करो, इट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो बिल्कुल जर्मेनियम के वी बैंड के बिल्कुल क्लोज होता है, जर्मेनियम के वी बैंड के क्लोज होता है। अब यहाँ पे जो दो एनर्जी दे रखी, एक 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एक 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो देखो आपको ध्यान होगा वो जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो है ना। जबकि हमें डोपिंग करने का बेनिफिट यही तो होता है पेंटावेलेंट में, यानी जब आप एन टाइप बनाते हो, तो पेंटावेलेंट एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट की एनर्जी जर्मेनियम के वी बैंड की एनर्जी के बहुत क्लोज होता है, तो उसमें इजीली ट्रांसफर हो जाता है। ऐसी जब आप एल्युमिनियम डोप करते हो पी टाइप बनाने के लिए, तो उसमें क्या होता है कि एल्युमिनियम का जो एनर्जी लेवल है, वो एल्युमिनियम इलेक्ट्रॉन देता, तो एल्युमिनियम का एनर्जी लेवल जर्मेनियम के वी बैंड के बड़ा क्लोज होता है। अब यहाँ पे क्लोज में दो है, 0.001 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे जो एनर्जी का लेवल होगा वो बहुत ही क्लोज होता, क्योंकि बिकॉज जितने एटम्स डालते हो वो पूरे के पूरे ही कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट विल बी व्हाट, 0.001 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। चलिए तो ये ध्यान रखना, ये पेंटावेलेंट के लिए। अगर ऐसा ही एल्युमिनियम के लिए आके जब आपने एल्युमिनियम डोप किया, तो भी क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ना। ठीक है ना, डोपेंट का एनर्जी लेवल उस फिगर में कहां पे मार्क करता, दैट इज इंपॉर्टेंट। नाउ से
अब देखो गिवन टेम्परेचर द नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स, हाँ यहाँ पे ये जो दे रखा इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर का पर सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा नंबर, पर मीटर क्यूब में इसे कन्वर्ट कर लोगे, है ना। पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट कैसे करोगे, नहीं चाहो तो सेंटीमीटर, हाँ मीटर क्यूब में आंसर है तो आपको पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा 10⁻6 से मल्टीप्लाई करके। तो वो 10⁻6 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि पर सेंटीमीटर क्यूब है, पर मीटर क्यूब में क्या होगा ज्यादा हो तो इसे आप 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर लेना, ये पर मीटर क्यूब में। अब ये आ गया आपका एन आई, उसमें एन आई, इज दैट क्लियर। अब यहाँ पे इसे कन्वर्ट किसमें किया, होल्स, होल्स का आपको दे रखा है 8 × 10⁻3 इंटू 10⁻6 पर मीटर क्यूब। तो देखो NH इंटू NH इंटू NI, NH इंटू NE इज इक्वल व्हाट NI स्क्वायर। तो NH आपको दे रखा है, NE निकालना है इलेक्ट्रॉन्स का, NE निकालना, और NI की वैल्यू रखी, NI का स्क्वायर करना, उससे क्या होगा NE आ जाएगा 9 से। अब आप ये देखोगे during the formation of p junction electron diffuse from p region into n region, मैंने अभी उसकी वीडियो भेजी आपको। तो जब आप फॉर्मेशन होता है p जंक्शन का तो इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज फ्रॉम n region to p region। तो both electrons and holes diffuse from n, electrons diffuse from n region into the p region and holes diffuse from p region into the n region। so ऑप्शन सी करेक्ट है, इलेक्ट्रॉन्स n से p में और होल्स p से n में डिफ्यूज होते हैं, है ना। एंड इट्स नॉट एन इलेक्ट्रिकल फेनोमेनन, ये एक केवल फेनोमेनन है, ये किस टाइप की, एक ये एक इलेक्ट्रिकल फेनोमेनन नहीं है, ये केवल सिंपल फेनोमेनन ऑफ व्हाट, डिफ्यूजन। नाउ से although initially during the formation of a p junction diffusion current is large and drift current is small। तो जैसे ही जंक्शन का फॉर्मेशन होता, मैंने अभी भी जंक्शन एक्सप्लेन किया था आपको, जैसे ही जंक्शन का फॉर्मेशन होगा तो डिफ्यूजन करंट काफी ज्यादा होगी, ड्रिफ्ट करंट बहुत कम होगा, ठीक है, क्योंकि इनिशियली इन्होंने बोला डिफ्यूजन करंट इज लार्ज एंड द ड्रिफ्ट करंट इज वेरी स्मॉल, दिस करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। और जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, यानी स्टेडी स्टेट आ रहेगी, तब क्या होगा, डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट दोनों होते अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अमाउंट क्या होगा, इक्वल आ, ठीक है। तो नेट करंट जंक्शन के क्रॉस तब क्या हो जाती है, जीरो। नाउ सी अब ये देखो, the nature of emitter material when a radiation of frequency is incident on a metal surface is absorbed in the form of discrete photons each of energy h nu। तो photoelectric emission occurs because of the single collision of a photon with a free electron, the energy of the photon is used to, क्वेश्चन अगले पेज पे होगा, दिस इज आइंस्टीन, इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है तीनों, और क्वेश्चन शायद मैटर कैन बी, हाँ क्वेश्चन ये है कि according to de Broglie hypothesis material particles in the motion display wave-like properties, this hypothesis was, so this is Einstein's photoelectric equation, this equation correctly explains all the experimentally observed features of the photoelectric current effect। on the other hand, de Broglie hypothesis explains dual nature of the matter। according to de Broglie hypothesis, material particles in motion display wave like properties, this hypothesis was based on, so de Broglie concept of wave nature, matter can be converted into energy and vice versa, no, for like this। तो इन्हें बताना क्या है इसमें, de Broglie concept of wave nature loves symmetry, and second, matter can be converted to energy and vice versa। so moving particles like photon, neutron, electrons etc are associated with the de Broglie waves and their wavelength is given by lambda equals to h over p। तो ये सेकेंड वाला ठीक है, पर डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर लव्स सिमेट्री, तो वो भी ठीक है। तो इसका क्वेश्चन क्या है, मैं एक बार आगे वाले पेज पे देखूं, इसमें क्वेश्चन तो कुछ था ही, एक से आई थिंक कि उन्होंने क्या करा कि क्वेश्चन उन्होंने जो ये था ना, ऑन द अदर हैंड क्वेश्चन तो कुछ पूछ ही नहीं किया, खैर लीव इट, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आप देख लेना, इसमें क्वेश्चन हो तो आप मुझे चैट में डाल देना, फिर तो मैं एक्सप्लेन करूँ। अब a proton and an electron and an alpha particle have same velocity, then arrange the particles in the ascending order of their de Broglie wavelength। ऐसे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, मैंने भी कई बार एग्जांपल दिए, और ये क्वेश्चंस बार बार पूछ ही रहा है, मतलब दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और आप बार बार पूछ ही रहा है।
तो यहाँ पे इन्होंने डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में पूछा, तो लैम्डा क्या होगा, लैम्डा विल बी इक्वल टू एच ओवर पी, लैम्डा विल बी इक्वल टू व्हाट, एच ओवर पी, एच पी को आप, जो कि इन्होंने काइनेटिकली दे रखी है सेम वेलोसिटी, अल्फा पार्टिकल हैव सेम वेलोसिटी, अच्छा वेलोसिटी के टर्म्स में है, तो पी को आप लिख दो एम इंटू बी, पी को क्या लिख दो एम इंटू बी। तो अब डी ब्राउनी वेवलेंथ किसकी सबसे ज्यादा किसकी कम, एच सबके लिए सेम, वेलोसिटी भी सबके लिए सेम है, राइट। अल्फा पार्टिकल का मास सबसे ज्यादा, तो अल्फा पार्टिकल की डी ब्राउनी वेवलेंथ क्या होगी, सबसे कम। इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम, तो इलेक्ट्रॉन की डी ब्राउनी वेवलेंथ क्या होगी, सबसे ज्यादा। और जो प्रोटॉन है उसके बीच में होगा मास, तो प्रोटॉन की वेवलेंथ उन दोनों के बीच में आए। ये एनर्जी के टर्म्स में हो सकता है, एनर्जी दे दे सेम, वेलोसिटी दे दे सेम, मोमेंटम दे दे सेम, तो आपको कंपेरिजन। और कई बार डी ब्रॉगली वेवलेंथ आपको दे देंगे, ठीक है ना, कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है, तो उसका वाइस वर्सा क्वेश्चन पूछेंगे कि एनर्जी का कंपैरिजन करना या मोमेंटम का कंपैरिजन करना। तो ये क्वेश्चंस बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई एम 100% श्योर कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, आप ठीक से एक बार करके देख लें। आई होप कि आप समझ गए होंगे। नाउ so graphically the variation of the de Broglie wavelength lambda with the potential v through which an electron is accelerated। तो ये वही हो गया, जब आप इलेक्ट्रॉन को v वोल्ट से एक्सलेट कराओगे तो एनर्जी आ गई ev, ये काइनेटिक एनर्जी आ गई, है ना। और डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा विल बी h ओवर p, तो लैम्डा इक्वल्स टू h ओवर p की जगह आ जाएगा रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ m इंटू के, ट्वाइस ऑफ m इंटू के, और के कितना रहेगा e इंटू e। तो किस चीज को एक्सलेट कराया है इन्होंने, so the graphic variation of the de Broglie wavelength lambda with the potential v through which an electron, अच्छा इलेक्ट्रॉन है, और ठीक है। तो इन्होंने v और लैम्डा का ग्राफ पूछा है, तो आप देखो v और लैम्डा का ग्राफ क्या होगा, ये कुछ ग्राफ इस तरीके से आ जाएंगे ना, v और लैम्डा का ग्राफ की जैसे जैसे v बढ़ता रहेगा तो लैम्डा क्या होगा, छोटा होता रहेगा, और v जब इन्फिनिटी होगा तो लैम्डा ऑलमोस्ट क्या आ जाएगा, जीरो पे पहुंच जाएगा। और जब v जीरो होगा तो लैम्डा क्या होगा, दैट विल टेंड टू व्हाट, इन्फिनिटी। ठीक है, तो ग्राफ कुछ ऐसे आ रहे हैं। 9 से अब लास्ट देखोगे, इसमें फोर चार्जेस arranged in the corner of a square ABCD of side D as shown in the figure, find the work required to put together these arrangements। ऐसे क्वेश्चंस भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोला कि प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, चार चार्जेस को कॉर्नर पे रखा, तो ऐसा करने के लिए कितना हमें कितना वर्क चाहिए होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना, पहले चार्जेस इन्फिनिटी पे थे, अब यहां लाए, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी निकालो, इस पे इसकी पेयर की, इसकी 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 और इसकी और इसकी, 6 पेयर्स बने। अब 6 पेयर्स की पोटेंशियल एनर्जी निकालो। अब ऐसे केस में वर्क डन क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा आपका, वर्क डन विल बी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। आपको जितना वर्क करना पड़ेगा इस सिस्टम को असेंबल करने के लिए, तो दैट बी इक्वल टू व्हाट, कि इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी नहीं, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बच्चों क्या होगी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो, क्योंकि इन्फिनिटी पे थे। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आप इसे कैलकुलेट ही कर लोगे, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, फाइनल में 6 पेयर की निकालोगे, दैट बी द वर्क डन। दूसरा पार्ट है कंप्यूट द वर्क डन बाय द चार्जेस in rearranging this arrangement to another similar square arrangement of the charges such that the side of the square now becomes 2D। तो वो भी इजी है कि, अच्छा मैं एक पार्ट छोड़ गया, a charge q naught is brought to the center E of the square, the four charges being held fixed। जब आपने चारों चार्ज को फिक्स कर दिया कॉर्नर पे, how much work will be done, तो आप q naught चार्ज को इंफिनिटी से सेंटर तक लाते हो, तो चारों चार्जेस के U2 सेंटर पे पोटेंशियल निकालो। इज दैट क्लियर। अब फॉर्मूला क्या यूज करोगे, जिस चार्ज को लाना है, मैंने क्या बताया था, वर्क डन इज इक्वल टू जिस चार्ज को लाना है साइन के साथ रखो, वो यहाँ पे प्लस क्यू नॉट है, इनटू वीएफ माइनस वीआई, वीएफ इसके सेंटर का पोटेंशियल और वीआई इनिशियल दैट इज व्हाट इन्फिनिटी का पोटेंशियल विच इज जीरो, ये वर्क डन आ जाएगा। अब इन्होंने बाद में अगर इसे रीअरेंज करना है, जब पहले डी 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 था, बाद में टू डी साइड हो गई, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, तो आप बाद में टू डी वाली पोटेंशियल निकाल लो। जब टू डी है, पहले डीडीडी वाली सबकी पोटेंशियल एनर्जी पता थी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी विल बी द वर्क डन इन रीअरेंजिंग द सिस्टम। सो स्टूडेंट्स आई कीप सेंडिंग यू ऐसे मैं क्वेश्चंस निकालता रहूंगा, और जिनमें मुझे ऐसा लगेगा कि कहीं आप कोई गलती ना कर दो, क्वेश्चंस ऑब्वियसली टफ नहीं है,
बट पॉइंट ये है कि मैंने मतलब एक लगता है कि बच्चे इनमें गलती करते हैं। मैं उन क्वेश्चंस की वीडियो आपको भेजता रहूंगा, तो प्लीज इन्हें वॉच जरूर कर लेना, और कोई ऐसी प्रॉब्लम आए तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में कर देना, मैं उसे देख लूंगा। तो अकॉर्डिंगली कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है, कमेंट बॉक्स में कर देना, मैं उसमें आपको रिप्लाई करूँ। राइट? ओके।